आज न्यू बैच में आपका स्वागत है। खेड़ी लाइव में ये मेरा फर्स्ट सेशन है जो इस बैच का है। याद रखिएगा, हर बैच में एक डेमो का सेशन होता है, लेकिन आज जो मैं आपको एक डेमो का सेशन कराने जा रही हूँ, ये डेमो क्लास में मैं कोशिश करूँगी 3 क्लास डेमो का लेने का, और इन 3 क्लासेस में मैं अपने इस चैनल पे पूरा कंप्लीट बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं कि इंग्लिश को हम शुरुआत कहां से करते हैं और कैसे करेंगे और आप पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी इस बैच में एडमिशन लेना। अगर आपका मकसद स्पोकन है, अगर आपका मकसद है प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन या ऐसे लिखने का, तो ये बैच आपके लिए नहीं है। ये बैच है उनके लिए जो किसी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, इनफैक्ट DSSB का भी हो, टीजीटी पीजीटी का हो, या फिर आप किसी भी तरह के कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो जहां पे जो सिलेबस हो वो डिटेक्टिंग एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, पैसेजेस हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आते हो कोई भी एग्जाम हो। अब आती हूं मैं, जो एसएससी और बैंक पीओ वाले बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई ये बैच एसएससी का है, बैंक का है, क्या का है। मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आप एसएससी के कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? एमटीएस जीडी आराम से, सीएचएसएल बड़े आराम से, स्टेनोग्राफर बहुत ही आराम से होगा, सीपीओ आराम से होगा, सीजीएल बिल्कुल होगा। एसएससी के सारे एग्जाम के लिए ये बैच है। अब आते हैं बैंक पीओ वाले जो पूछते हैं कि मैम ये बैच बैंक पीओ के लिए है। बेटा बैंक पीओ वाले बैंक पीओ के बैच में एडमिशन लोगे जो आज ही शुरू हो रहा है। इसमें पूरा कंप्लीट ग्रामर सिलेबस जो भी है सब कुछ मैं कराती हूं, लेकिन इसमें जो आपके क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रवीण सर अलग से आपका प्रैक्टिस कराते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं अप टू सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे अगर आप एयरफोर्स की बात करोगे तो बेटा पहले एयरफोर्स था, अब तो अग्निवीर है, वो भी कंप्लीट इसमें कवर्ड है। याद रखिएगा बेटा, ये जो बैच है इसको अगर आप इंग्लिश को ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को, तो बेटा आपका फीस 2500 है ऑनलाइन। लेकिन अगर आप इसके साथ मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ ले लोगे तो आपको सिर्फ 1000 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपको फिर कहीं किसी प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस में बेटा बहुत सारे लोग हैं जीएस में 200-250 का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमारे यहां पे देख लो आप, करीबन 7 सब्जेक्ट है ना। क्या? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा कंप्यूटर, ये सब कुछ कंप्लीट आपको जीएस में मिलेगा। प्लस मैथ्स में इस बार मेरे साथ जो मैथ्स के टीचर होंगे, चाहे वो एक बार आते हैं पुष्पिंदर सर, एक आते हैं अजय राणा सर, दोनों बारी बारी से हर मंथ ऑल्टरनेट उनका चेंज होता रहता है। और रीजनिंग मोहित क्वात्रा, यानी ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा सिर्फ, और 1000 एक्स्ट्रा पे करोगे और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आती हूं मैं इंग्लिश में, तो बेटा इंग्लिश में आपको तैयारी मैं कैसे कराती हूं ये मैं बता देती हूं। बेटा फीस वीरा मैं बता दूं, ऑफलाइन की फीस 40,000 है। अगर आप मुखर्जी नगर का पढ़ोगे तो 40,000 पे करोगे। और आपको एक चीज और बता दो बेटा कि यहां पे सीट भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने F13 जो फाउंडेशन 13 उसका एडमिशन बंद कर दिया है। फाउंडेशन 14 शुरू होने वाला है 25 तारीख को, और उसका भी एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए हर बार हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी पहले फुल हो जाता है। चलिए,
इंग्लिश में जो लोग कह रहे हैं कि मैम हम फीस पे नहीं कर सकते, आपके लिए गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह हमने इसमें करा रखा है बहुत ज्यादा। हर रात को मैं इसका मेंस का टेस्ट पेपर भी करा के मैंने एग्जाम के लिए प्री का टेस्ट पेपर प्री के समय में कराती हूं, मेंस के समय में मेंस का टेस्ट पेपर कराती हूं। सो वी गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्री ऑन इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। एक चीज और बता दूं आपको बेटा कि आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में मैं फ्री में बहुत कुछ दे रही हूं ताकि वो बच्चे जो फीस पे नहीं कर सकते वो आके यहां पढ़ सके। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैम मुझे बहुत जल्दी करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका 7 महीना 8 महीना पढ़ सकूं, प्लीज आप लोग जाके वीडियो कोर्स 32 परचेज कर लो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बार होगा तो 33, उसके बाद होगा तो 34, ऐसे करके जो लेटेस्ट वीडियो होता है ना, लेटेस्ट वीडियो कोर्स, वो आप परचेज करके रखना। और जो लोग आराम से 7-8 महीने पढ़ सकते हैं, प्लीज सिर्फ वही लोग लाइव क्लास में आना। लाइव क्लास में किसी भी तरह का अननेसेसरी बात नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सिर्फ वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैं पढ़ा रही हूं उससे रेलेवेंट होगा, ठीक है। मैथ्स विथ राज बेटा मैं लिखवा के पढ़ाऊंगी 2-3 चैप्टर्स में। जैसे कल मैंने दूसरे बैच में प्रेपोजिशन शुरू किया, बेटा प्रेपोजिशन का पीडीएफ ही 108 पेजेस का है, और प्रेपोजिशन में सिर्फ समझाना है और प्रैक्टिस करवाना है, सिर्फ समझाना है प्रैक्टिस करवाना है। तो इसीलिए उसमें हम आपको पीडीएफ से करा देते हैं। लेकिन आज जो मैं कराऊंगी अभी पूरा कंप्लीट, आपको जो पढ़ाएंगे वो पूरा कंप्लीट मैं आपको कराने जा रही हूं लिखवा के। अब सुनो, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो। देखो बेटा बात क्या है, बहुत क्लैरिटी और ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि आपको किसी भी तरह का मैं गलत फहमी में रखूं। तो सबसे पहले बता दूं आपको बेटा कि आप लोग तैयारी करने आए हो तो आपका बेसिक कैसा है पहले ये चेक कर लो। अगर आप कहोगे कि मैम एक लाइन भी समझ में नहीं आता, ABCD के बाद मुझे कुछ नहीं आता, बेटा ABCD मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसमें, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूं। मैं आपको इंस्पेक्टर बनाने की कोशिश में हूं अभी, और इंस्पेक्टर बनवाने के लिए मैं ABCD से शुरू नहीं करूंगी। अगर आप कहोगे मैम ABCD आता नहीं है मुझे, उसके ऊपर कुछ नहीं आता, तो बेटा प्लीज आप जाके जो स्पोकन इंग्लिश का 60 डेज वाला वीडियो है, स्पोकन इंग्लिश का एक वीडियो है, जाके वहां पढ़ो और उसमें आप 60 दिन पढ़ के आइए। 60 वीडियो से 30 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो स्पोकन इंग्लिश का एक है लर्न इंग्लिश इन 60 डेज। मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूं बेटा, कोई भी कोर्स आप लोगे सबकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है, सब चीज की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। अब अगर आप कहोगे कि मैम मेरा वॉल्यूम 1 हमने खरीदा है और वॉल्यूम 1 किताब बहुत अच्छी है, मैं वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहता हूं आपसे, तो बेटा वॉल्यूम 1 का भी VOD एंड लाइव है। लाइव तो बेटा अब थोड़ा ही बचा हुआ है, खाली वो क्या वगैरह, तो वो आप ले लेना। बेटा ये जो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज है ये आपको 999 का मिलेगा। और वॉल्यूम 1 अगर आप बुक खरीद कर वहीं से स्क्रैच करके अगर कोर्स परचेज करोगे तो 999 का पड़ेगा। अगर आप KD लाइव में जाके लोगे कि बुक पहले का है, हम बस अभी कल ही कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपका 1199 पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मैं कंप्लीट बताते चली जा रही हूं आपको। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूं, आज जो हमारा बैच शुरू हो रहा है बेटा, वो शुरू हो रहा है स्पेशल बैच। ये है इंग्लिश स्पेशल। इंग्लिश स्पेशल में आपको ध्यान से सुन लो, मैं वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ाने जा रही, मैं इंग्लिश स्पेशल में जो कराऊंगी ये पूरा कंप्लीट 550 पेज का बुक है। ये 528 पेज का बुक है। इसमें छोटे छोटे 3-4 चैप्टर है जिसके वीडियोस मिल जाते हैं आपको, जैसे स्पेलिंग का, प्रोवर्ब का, सुपरफ्लुअस का। वरना ये पूरी कंप्लीट किताब जो है, ये किताब ये पूरा कंप्लीट जब आपको मैं पढ़ाऊंगी, साथ साथ में आपको ये किताब के PDF भी देते जाऊंगी। हाथ का लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, एनोटेशंस, PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आदित्य अग्रवाल का देख लो एक बार, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल अगर आप पढ़ोगे, इसमें पूरा मैं ग्रामर कराऊंगी, और याद रखना ये ग्रामर जो होगा वो आपका क्लास नोट्स एक बुक है, वो पूरा कंप्लीट इसमें मैं कराऊंगी,
ठीक है, लिखवा के कराएंगे, बहुत कुछ उससे भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी तो कराना है। अभियांशु बेटा, आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर देख लो कौन से बैच का कितना फीस है। उसके अलावा पूरा कंप्लीट आपको वोकैबुलरी जो है अराउंड में 20 शीट्स वोकैब है, जिसका सिनोनिम एंटोनिम सब डिस्कस करती हूं क्लास में ही। और बेटा ये 20 शीट्स में एक शीट में 45 वर्ड से यानी 900 वर्ड है। 900 को अगर आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो 2700 मतलब 3000 के लगभग वोकैब क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, क्लास में 3000 के लगभग वोकैब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको जीआईएफ का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। जीआईएफ वोकैब बहुत मजेदार तरीके से बताया है। कुछ स्टोरीज मिलेंगे, उन स्टोरीज में, उन आर्टिकल्स में आपको वोकैब मिलेगा। तो ये दोनों आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ये मैं क्लास में कराऊंगी। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कराना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिर क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, और उसके साथ फिर एक और है फिलिंग द ब्लैंक्स। इतना कंप्लीट हम आपको कराते हैं क्योंकि ये सारा एग्जाम में आता है। ठीक है, और ग्रामर इससे कराऊंगी मैं आपको। वोकैबुलरी के 20 शीट्स ऑलरेडी मैं लोड कर देती हूं, ठीक है ना। उसके बाद वही शीट चाहो तो आप निकाल सकते हो पीडीएफ और उसके बाद मैं जब कराऊंगी तो आप उसमें चाहो तो वोकैबुलरी लिख सकते हो। हालांकि जो मैं लिखूंगी तो उसको सेव करके आपके ऐप में लोड कर दूंगी। आपके पास ये पूरा वीडियो रहेगा 1 साल तक, और अगर आप पीडीएफ कहोगे तो पीडीएफ कहीं और अपना सेव करते जाना, वहां पर भी रहेगा आपका। अगर आप कहोगे मैम मुझे लाइव पढ़ने का शौक है लेकिन मैं वीडियो कोर्स भी चाहता हूं कि ताकि अपने मर्जी के अनुसार भी पढ़ सकूं अपने स्पीड में, आपके पास कॉम्बो का भी ऑप्शन है जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिस सेट, 75 टेस्ट पेपर्स, लाइव एंड वीडियो कोर्स तीनों मिलेगा। तो आप देख लो आपको जिस हिसाब से पढ़ना है। मैं जो आज शुरू करने जा रही हूं बेटा, मैं ये शुरू करने जा रही हूं। अगर आप कहोगे ABCD भी नहीं आता मुझे ढंग से और मुझे एकदम इंग्लिश बनानी नहीं आती है, तो बेटा आप फिर इस बैच में नहीं लोगे एडमिशन। आप लोगे ये लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, जो कि ये बुक पूरा कंप्लीट में पढ़ाती हूं। उसमें ये स्पोकन की किताब में उसमें कंप्लीट पढ़ाती हूं। अगर आप कहोगे कि मैम स्पोकन अच्छा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा आपको बोलना भी आ जाएगा, स्पोकन बहुत बढ़िया हो जाएगा, और उसके अलावा आप छोटे मोटे एग्जाम्स ऐसे ही पास कर जाओगे। ठीक है, अगर आप कहोगे वॉल्यूम 1 में क्या है, तो बेटा वॉल्यूम 1 में ये है। हालांकि अभी तक पूरा मेरा वोकैबुलरी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वोकैब चल ही रहा है। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम 1 है जो इसमें कराऊंगी मैं। बाकी इसके अलावा आपको मैं बता दूं, कोई भी बुक खरीदना है तो kdpublication.com में चले जाना। मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूं। अगर आप कहोगे कि मैम आप ये जो पढ़ाओगे, बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश आप लोग के दिमाग में घुसता नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ाती हूँ। वीक में 3 डेज पढ़ाऊंगी, ठीक है, 1.5 घंटा 1.25 घंटा ऐसी क्लास चलेगा। और आप मेरे साथ 2024 का अगर तैयारी कर रहे हो बेटा, तो अब मेरे साथ जब 2024 की तैयारी करोगे तभी आना, नहीं तो अगर बोलोगे मैम तुरंत खत्म करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, झारखंडी बेटा बैच नंबर 32 अभी हाल फिलहाल खत्म किया है। रोशन केडी कैंपस है बेटा, केडी कैंपस, और वो भी बैच जो नीतू सिंह के साथ बनता है, फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच का डिमांड है। मुखर्जी नगर आके देखो, 1 से लेकर 9 तक आपको सिर्फ केडी कैंपस दिखेगा, बाकी 10 में बाकी सारे सेंटर्स दिखेंगे। कभी मुखर्जी नगर आना, क्योंकि ऑनलाइन बेटा हल्ला मचाना, अपने बारे में बताना और डांस करना और ड्रामा करना बेटा यूट्यूबर्स का काम है। असली टीचिंग देखना है तो आप मुखर्जी नगर आके देखिए। सीरियस बच्चे चुपचाप से आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कोई बकवास नहीं, कोई डेमो में नहीं चलता है यहाँ पे। ये जो ऑनलाइन का डेमो है ना, ये सब फिर के यहीं पर ऑनलाइन में ही हो रहे हैं। ऑफलाइन में मेरा कोई डेमो नहीं होता, पहले एडमिशन कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि जिस दिन बैच शुरू होने वाला है उस दिन अगर कोई बच्चा आता है एडमिशन लेने के लिए तो शायद हम उनका एडमिशन भी नहीं ले पाते। ठीक है, इस बार तो ऐसे ही हुआ था बैच नंबर 13 में। चलिए अब मैं शुरुआत करूं आपको, ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। इंग्लिश एक भाषा है,
भाषा में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। भाषा का मतलब है कि जो मैं बताना चाह रही हूं, जो आप सुन रहे हो, दोनों में समानता होनी चाहिए। राइट? दोनों में समानता होनी चाहिए, यानी कहने वाला वही बोले जो सुनने वाला समझ रहा है, और समझने वाला वही समझे जो बोलने वाला कह रहा है। इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें आप भावना समझो, भावना। अब आते हैं इंग्लिश में पढ़ना क्या है। सबसे पहले इंग्लिश है क्या बेटा? सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए 2+2 4 होते हैं, ये 4 होते हैं मैथ्स में। और अगर इससे कोई भी साइंस में एक कोई नियम चलता आ रहा है, उसका कुछ एक्सेप्शन दिखा तो पूरा नियम फेल हो जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उसको हम एक्सेप्शन करके हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। इसीलिए भाषा में आप बहुत ज्यादा लॉजिक घुसाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगा। अब आते हैं कि इंग्लिश में डिफरेंस क्या है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों को क्या हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं? बेटा पढ़ सकते हो, आप आराम से पढ़ सकते हो। 11th में हो बेटा, एनडीए की तैयारी करोगे, बिल्कुल कर सकते हो हर्षवर्धन। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। प्लीज से अबाउट 31 वर्सेस 32। मैं अंक बस एक चैप्टर का डिफरेंस है। हर चैप्टर में जैसे मैं कह सकती हूं, एक बार टेंस से, एक बार वर्ब से और एक बार नाउन से, ये 3 से ही मैं शुरू कर पाती हूं बैच को। ठीक है, और बैचेस हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, याद रखना, ऑफलाइन में मर्ज कम होता है, ऑनलाइन में मर्ज भी होता है। इसीलिए कोई बच्चे होंगे कहेंगे मैम हमारा बैच चल रहा था, नया बैच है। कोई बात नहीं, आपका मर्ज होगा, इसीलिए आप टेंशन मत लो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैम, बेटा एक बात बताती हूँ, ऑनलाइन सब टीचर मर्ज कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मर्ज करते हैं, ईमानदारी से कोई नहीं बोलता। मैं बता रही हूँ आपको, हर महीना अगर मेरा बैच आता है तो बैचेस मर्ज भी होते हैं। लेकिन आपको जो मैं पढ़ाती हूँ ना, जैसे पढ़ाती हूँ, इधर मेरा एक नोटिस बोर्ड लगा है, वहां पे सब मार्क करते जाती हूँ। इनफैक्ट उस नोटिस बोर्ड में मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है। इस बुक का ये पेज लगा हुआ है नोटिस बोर्ड में। जिस दिन ये सारा खत्म होगा उस दिन वो बैच खत्म हो जाएगा, बशर्ते उसके 20 वोकैब के शीट्स कंप्लीट हो गए हो, मैंने उस पर सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड पैसेजेस करा दिया हो, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जान लो कि बहुत ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पे केडी लाइव में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत किसी भी टीचर से, मुझे छोड़ो यार, किसी भी टीचर से हो, आप मुझे बताइए। हमारे फाउंडेशन बैच में पूरा फुल कोर्स में एडमिशन होता है, सिर्फ अकेले नीतू सिंह का एडमिशन नहीं होता, क्योंकि अच्छे से उनको पता है कि फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब है नीतू मैम के साथ के टीचर से एक जरा सा कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो, बस आके मुझे बच्चे बता देते हैं, आप मुझे बता दो, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूं पूरा कंप्लीट कोर्स ले लो, शांति से बैठ के पढ़ो। बेटा ऑनलाइन में इतना नौटंकी है, इतना हंगामा है और इतना दिखावा है ना। आपको एक बात और बताती हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ज़्यादा कंपटीशन तो मैथ्स वाले टीचर्स में। मैं उनको एक ही चीज़ समझाती हूँ, बेटा मैथ्स वाले टीचर्स में कंपटीशन नहीं है, उनको कंपटीशन करना पड़ता है, नहीं तो उनके जैसे वो कई टीचर्स कहते हैं भाई हम तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए मरते हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, कुछ नहीं आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बेटा 10वीं का मैथ्स पढ़ा रहे, गायब हो जाएंगे, ऐसे यूं गायब हो जाएंगे अगर वो ऑनलाइन आकर नौटंकी नहीं करे तो ही मैं समझा रही हूं आपको कि बेटा ऑनलाइन आके नौटंकी यहां कोई टीचर नहीं करेगा, सब टीचर सिर्फ चुपचाप से पढ़ाएगा और बढ़िया से पढ़ा के बढ़िया से जाएगा। ठीक है, इस प्रोफेशन में जितना मैं पुरानी हूं उतना कोई नहीं है, पूरे मुखर्जी नगर हो या पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लो, कोई मेरे जितना पुराना नहीं है। लेकिन मैं जितना ईमानदारी सबको बताती हूं सिर्फ इसीलिए कि इन सब नौटंकियों से दूर रहो, चुपचाप से एक जगह, मेरे पास नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई एक जगह पढ़ो, चुपचाप से पढ़ो, क्योंकि आपको इन नौटंकी में हम लोग घुमा घुमा के क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन से आपको दूर कर देते हैं। क्योंकि आपको मजा आता है टीचर्स की नौटंकी में, उनके डांस में, उनके ड्रामे में, उनके मोटिवेशनल वीडियोस में, इन सब से दूर रहो। चलो अब आ जाओ, जो मैंने आपको कहा कि भाई इंग्लिश क्या है, बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, तो बेटा हर भाषा का एक अल्फाबेट होता है। अब अल्फाबेट होता है बेटा, याद रखना। अब सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर है जो एग्जाम का आया हुआ है। मैं बताऊं आपको, सबसे पहला क्वेश्चन ये है,
एग्जाम का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसमें गलती कहां है, बोलो। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो गौरव तो आ जाओ दिल्ली, मुखर्जी नगर सीधा। शेखर, इस बैच की फीस बेटा 2500 होगी आपकी, और अगर पूरा कंप्लीट ले लोगे तो 3500 में हो जाएगा। बेटा कंप्लीट कोर्स ले लो आप, हमारे द्वारा जो हम लोग ने अनाउंस किया है अवार्ड, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एसके गुप्ता, प्लीज ये मुंह बनाना बंद करो, चुपचाप से जाके आप गोल्डन रूल्स पढ़ो, आप यहां मत हल्ला करो। बोलो, यूपीएससी के लिए काजल आप कंपल्सरी इंग्लिश लोगे। चलो बताओ क्या मिस्टेक है इसमें। वेरी गुड मानसी, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा पहला क्वेश्चन यहीं पर है। अल्फाबेट्स कुछ वर्ड होता ही नहीं है बेटा। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, वर्णमाला। अल्फाबेट्स इंग्लिश का नहीं होगा यार, इंग्लिश का अल्फाबेट होगा। और वर्णमाला जो होता है वो याद रखना, अगर आप वर्णमाला की बात कर रहे हो तो हमारा जो अल्फाबेट है वो है ए बी, देख रहे हो, सी डी ई करके कहां तक है, जेड तक है ना। आप देखो ये कैपिटल लेटर में लिख रही हूं, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। आप कहोगे मैम इतना तो हमें आता है, आप इतना क्यों लिख रहे हो। बेटा मैं आपको हर लेटर को दिखा रही हूं कैसे बनाया मैंने। कैपिटल है ये, इनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। अब कैपिटल लेटर्स को हम स्मॉल में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। स्मॉल लिखने का तरीका भी सीखना बेटा, स्मॉल लिखने का तरीका सीखो। देखो ए ऐसे, देख रहे हो, इधर भी पूछ उधर भी पूछ, बी सी डी ऐसे, ई एफ जी। कभी कभी स्टाइल मेरा थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, आई जे के एल एम। देखो हर दोनों तरफ मेरा पूछ दिख रहा होगा आपको, है ना, मेरे लेटर में दोनों तरफ पूछ दिख रहा होगा। एम एन ओ में देखो ऊपर से गया है, ए में नीचे से गया है, पी क्यू आर एस टी, टी ऐसे, टी का दोनों तरफ से करना है आपको, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये देखो, और ये क्या है, ये आपका स्मॉल लेटर्स है। और जानते हो मैं आपको एक चीज और बता रही हूं, आप मेरा लिखने का तरीका खाली नकल करोगे, लिखने का तरीका, क्योंकि जानते हो जब मैं क्लास नोट्स बना रही थी बेटा, कैपिटल लेटर मुझे मिल गया था, कैपिटल लेटर ऑनलाइन उठा के टेप दिया बेटा। स्मॉल लेटर जो है ना, इसमें भी मेरे किताब में भी मेरे हाथ का बना हुआ है, ठीक है। स्मॉल जो लेटर है वो मेरे हाथ का बना हुआ है उसमें भी। अब देखो आप जब स्मॉल लेटर लिखते हो ना, तो याद रखना आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव हो जाती है। और मैं आपको बता देती हूं कर्सिव हैंडराइटिंग कैसे होती है, ध्यान से समझना। अगर मैं कर्सिव की बात करूं तो बेटा कर्सिव हैंडराइटिंग इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि आप कहोगे मैम कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस खाली यही फर्क पड़ेगा कि लोग कहेंगे कि ये जो बंदा है ना, इसका बेसिक एजुकेशन कोई बोरा छाप स्कूल में हुआ है, बस और कुछ नहीं। ड्यूरेशन हर्षित मान के चलो बेटा 7 से 8 महीना आराम से लगेगा, ठीक है। और याद रखना ये आपको मैं सिर्फ तरीका बता रही हूं आपका नोट्स बनाने का। अदरवाइज आप कहोगे मैम आप हैंडराइटिंग पर जोर क्यों दे रहे हो, मैं कहूंगी मत करो यार, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मेरा क्या जाता।
लेकिन अगर एक बात कहूं, मैं आपको टेंस पढ़ाऊं और आपको स्पोकन आ जाए थोड़ा, मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊं तो मजेदार सेंटेंसेस मैं आपको अगर करा दूं तो अच्छा लगेगा ना। तो एक ने कहा कि अगर मैं कटरीना कैफ को मैं गोली मार देता क्योंकि उसने शादी की है विकी कौशल से। मैंने कहा देखो, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बनाओ कि अगर मैं सलमान खान होता तो मैंने कैटरीना कैफ को गोली मार दी होती। कंडीशनल सेंटेंस बन गया, पूरा क्लास भी हंस गया और पूरा क्लास हंस के भी उन्होंने वही स्ट्रक्चर जो मैंने दिया था उस पर सेंटेंस भी बना के दे दिया। तो बेटा मजेदार तो यही चीज होता है ना कि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो बेटा एक भाषा सीख रहे हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम मेरा टारगेट है, मैं वही पढ़ाऊंगी जिससे आपका इंग्लिश निकले। आज जैसे मैंने कंडीशनल सेंटेंस पूरा खत्म कराया, मैंने कहा जाओ वॉल्यूम 1 से कंडीशनल सेंटेंस का पूरा क्वेश्चन बना लेना, हर क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। पढ़ाने के बाद, चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से बता दूंगी, जाओ सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन बेटा जब आप लिख रहे हो तो कहीं से ये पता चले कि यार ये तो बुरा छाप स्कूल का प्रोडक्ट है, क्या जरूरी है। इसीलिए अगर आप अपने हाथ से भी नोट्स बनाओगे तो मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि हैंडराइटिंग आपका कर्सिव हो। जैसे जब कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हो तो ये होता है, देखो मैंने कहा ना आपको कि बेटा दोनों तरफ से पूंछ निकला है। क्यों? अब सिर्फ मैं हाथ उठाऊंगी डॉट करने के लिए, देखो, देख रहे हो, हाथ उठाऊंगी क्रॉस करने के लिए, बस। ये लो, ये कर्सिव हैंडराइटिंग है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कर्सिव हैंडराइटिंग का मतलब ही होता है कि आपका पेन नहीं उठना चाहिए और ये कर्सिव हैंडराइटिंग आपके कॉपी में होना चाहिए। आप कहोगे मैम अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आप बता रहे हो तो फिर दोनों अलग अलग कहां यूज करेंगे? याद रखना, जब आप लिखते हो तो बेटा कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं एक वाक्य को। कैपिटल लेटर कहां आता है? शुरुआत में। शुरुआत का मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और शुरुआत का मतलब यह भी तो होता है फुल स्टॉप के बाद, है ना। एक सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, इसका मतलब है कि फुल स्टॉप के बाद भी तो आएगा, आफ्टर फुल स्टॉप, क्योंकि वहां भी सेंटेंस शुरू होता है। याद रखना, कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, आप कहोगे मैम प्रॉपर नाउन क्या है? बेटा किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्टार्ट्स विथ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक सॉरी कैपिटल लेटर स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? गिरिडीह से हाँ, मोहम्मद कमरुद्दीन, बेटा व्हाट्सएप कर देना। गिरिडीह भाई मेरा शहर है। आप ये कैसे सोच रहे हो कि मैं वहां के बच्चों से वही फीस लूंगी? हाँ, कुछ कर्ज होता है बेटा अपने इलाके का, अपने जन्मभूमि का कर्ज होता है, वो निश्चिंत रहो आप। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सुनो। पहला मैंने क्या कहा आपको कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और फुल स्टॉप के बाद भी तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है ना। दूसरा
प्रॉपर नाउन भी बेटा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। हो गया दो। तीसरा सुनो, जब आप एक्रोनिम्स लिख रहे हो, आप कहोगे मैम एक्रोनिम क्या होता है? बेटा MLA एक्रोनिम है किसका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना। CBI, MP, PM, है ना, यूनिसेफ, ये सब क्या है? ये सब एक्रोनिम है, और एक्रोनिम भी कैपिटल लेटर में ही होता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको MLA, है ना। कैपिटल लेटर कहां कहां शुरू होता है वो मैं सिखा रही, ताकि अब जब इंग्लिश सीख रहे हो ना बेटा, निश्चिंत हो जाओ। सबसे पहले कुछ लोग सोचेंगे मैम हम तो SSC का लिए थे, ये आप क्या सिखा रहे हो? बेटा SSC तक, टॉप मोस्ट तक पहुंचा दूंगी आपको। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स हो जाएगा, ट्रांसलेशन करोगे एकदम सही होगा, इंग्लिश में सोचना सिखा दूंगी। इसीलिए आराम से पढ़ो, है ना। याद रखना बेटा। हाँ बेटा मेरे लिए सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन जब मेरे इलाके, मतलब मेरा देखो, मैं बेटा जहां से हूँ गिरिडीह से हूँ, अब वहां से कोई बच्चा आता है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई मेरे मैडम है, नीतू सिंह मेरी है, तो फीस तो कम लेगी, तो वो तो करना पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश का बैच कब आएगा? बीना स्पोकन इंग्लिश का बैच बेटा, हमारा स्पोकन इंग्लिश का 60 डेज का एक वीडियो आता है, ठीक है। हाँ, एक अंशुल कह रहा है कि इतने पैसे कहाँ ले जाओगे? बेटा जब भी मुझे क्लास में कोई कहता है ना मैम इतने पैसे लेके कहाँ जाओगे, मैं कहती हूँ बेटा छाती पे लाद के मरूंगी तो लेके जाऊंगी। बेटा ये सब बातें मत करो, हम आपको बहुत कुछ इस पे फ्री दे रहे हैं। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। सब्सक्राइब तक नहीं करते हो तो फिर मैं क्या बताऊं आपको? बहुत कुछ देती हूँ, बहुत अच्छे से देती हूँ। अब सुनो ध्यान से, अब बात नहीं, बात बाद में। अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूं, जबरदस्त मूड में हूं आज पढ़ाने के। आ जाओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। अब कहोगे और कहां आता है कैपिटल लेटर? बेटा और सुनो ध्यान से, जब आप मैं कहते हो ना, ये आई, आप अगर मैं के सेंस में कह रहे हो तो हमेशा आई कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। और एक है जो बहुत कम इस्तेमाल करते हो आप, जहां कैपिटल लेटर आता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला शब्द है, मान लो ही है, तो ये कैपिटल से शुरू होगा, है ना। इसका मतलब विद इन इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला शब्द है, इन्वर्टेड कॉमास, ये दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो बात बताते हैं जो वक्तव्य है किसी का। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, बेटा वहां कैपिटल लेटर लगाते हैं। तो ये तो खैर बहुत कम लगाते हो आप, ज्यादा इस्तेमाल ये करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ प्रॉपर नाउन का। एक्रोनिम भी कभी कभी इस्तेमाल करते हो। इतने जगह पे आपका क्या यूज होता है? कैपिटल लेटर। बाकी जगह पे स्मॉल लेटर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं मुखर्जी नगर में रहती हूं, अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं मुखर्जी नगर में रहती हूं, तो कहोगे मैम सेंटेंस की शुरुआत करनी है आपको, तो लगाओगे आई कैपिटल लेटर में। आई लिव इन मुखर्जी नगर, तो बेटा मुखर्जी नगर एक मोहल्ले का नाम है ना, तो मुखर्जी नगर लिखा। अगर मैं इसके साथ दिल्ली भी लगाना चाहूंगी तो कहोगे फिर, तो बेटा ध्यान से सुनना, यहीं पर तो आपको ग्रामर का इस्तेमाल समझ में आएगा कि भाई मुखर्जी नगर के साथ इन चलेगा, लेकिन अगर मैं कहूंगी ना मैं दिल्ली भी लिखना चाहती हूं, तब कहोगे फिर आप एट लगाओ। देखो सब स्मॉल में चल रहा है। आई लिव एट मुखर्जी नगर, फिर दिल्ली भी लिखना है, ओके, तो इन दिल्ली लगाओगे और फिर से डी कैपिटल में आ गया। यानी प्रॉपर नाउन कैपिटल में, आई कैपिटल में है और फुल स्टॉप तक कैपिटल में है ना। अगर मैं कहूं कि वो मेरे साथ रहता है, जैसे अगर मैं कहूं मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, तो माई सन, देखो अब माई सन लगा रही हूं मैं, तो माई एम कैपिटल में है, क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप की बात है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं माई सन
स्टडीज, स्टडीज इन। अगर मैं आपको उसके स्कूल का नाम बताऊं और उसका स्कूल का नाम कोई एब्रिविएशन में है, जैसे कि जीडी गोइंग का स्कूल है ना, तो मैं जी और डी बेटा कैपिटल लेटर में लगाऊंगी, क्योंकि एब्रिविएशन है ना, एक्रोनिम है, एक्रोनिम। जीडी गोइंग का स्कूल, जीडी गोइंग का, और जी भी कैपिटल में होगा, है ना, जीडी भी कैपिटल में है। क्यों कैपिटल में है बताओ? क्योंकि ये एक्रोनिम है और प्रॉपर नाउन भी है भाई, स्कूल का नाम है, देखो ना। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई हम जितने भी स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं सबको मैं कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख रही हूं। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में, शहर का नाम कैपिटल लेटर में, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर, सन, स्टडीज पूरा सब शॉर्ट है। जीडी देखो, जीडी यानी कि ये हो गया हमारा क्या, एक्रोनिम, कैपिटल लेटर में। स्कूल का नाम है इसीलिए देखो कैपिटल लेटर में, ठीक है। बोलो समझ में आया? बोलो। और ये स्कूल को भी एस में लगा दो कैपिटल में, क्योंकि अभी तो मैं जीडी गोइंग का स्कूल नाम लिख रही हूं, खाली स्कूल थोड़ी लिख रही हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब सुनो, अब चलते हैं कि ये तो हमने आपको बेसिक बताया ताकि आप नोट्स जब बनाओ ना तो कम से कम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जान लो बेटा। बहुत गंदा लगता है सुन के, जब आपको देखते हैं ना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंस पता नहीं, बहुत खराब लगता है। एक बार एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि भाई कैपिटल लेटर नहीं, बड़ा नहीं, स्मॉल लेटर होगा, तो एस के बदले में क्या किया, फिर ऐसे कर दिया। अरे भाई ये दोनों कैपिटल है, फॉन्ट साइज छोटा कर रहे हो, स्मॉल लेटर ये होता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलो इंग्लिश में, कि अगर आपको मैं इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने जा रही हूं तो भाई ग्रामर क्यों पढ़ाऊंगी, क्या रीजन क्या है, ग्रामर पढ़ाने का जरूरत क्या है मुझे? क्योंकि स्पोकन में बहुत लोग ये समझाते हैं कि भाई आप ग्रामर क्यों पढ़ोगे, आप खाली बोलो ना इंग्लिश सीख जाओगे। बेटा नहीं सीख पाओगे ऐसे इंग्लिश, आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। आप बेसिक स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी मिला के ही तो पढ़ पाओगे, बोल पाओगे। फिर वो लोग कहेंगे, अब स्पोकन वाले को भी मैं समझा दूं, अगर स्पोकन वाला कोई बैठा है तो कमरुद्दीन बार बार आप मत मैसेज करते रहो, आप वहां पे बोल दो, आपको कर देगा। अब इस तरह से बार बार आप लोग एक ही कमेंट मत करते रहो। अब सुनो ध्यान से, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर तो आना चाहिए, लेकिन अगर आप कहोगे कि इंग्लिश, तो बेटा याद रखना, अगर आप इस उम्र में यानी 20 साल, 15 साल, 17 साल में आप स्पोकन भी सीखना चाहोगे तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं आपको कि देखो आपने कभी हिंदी सीखा क्या, ग्रामर? बेटा हिंदी में तो आप एक समय में मम बोलते थे तो मां समझ जाती थी कि पानी मांग रहा है। तो अब इस तरह के लैंग्वेज तो आप यूज नहीं कर सकते ना इस उम्र में, सब तो कहेगा यार या तो पागल या तो मंदबुद्धि। यानी आपको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए और प्रॉपर वोकैबुलरी तो आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी ये दोनों अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप सेंटेंस बनाओगे। यानी सबसे पहले आते हैं कि भाई अगर हम इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूंगी। अब ये सेंटेंस देखो कैसे कैसे बन सकता है। अगर मैं सीधा कहूं जाओ, गो। अगर मैं कहूं मैं जाती हूं, आई गो। अगर मैं कहूं मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। फिर पूछोगे क्या पढ़ाते हो, आई टीच इंग्लिश। देखो बड़ा होते जा रहा है आपका, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अगर आप कहोगे कहां जाते हो, अगर मैं कहूं आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब होगा कि भाई क्यों जाते हो स्कूल आप, तो कहोगे आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है। देख रहे हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, राइट? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जा रहा है। सेंटेंस एक वर्ड से भी शुरू हो सकता है, भाई मीनिंगफुल होना चाहिए। गो, आई गो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई टीच, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब बोलोगे सब्जेक्ट क्या होता है?
आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब, फिर से ये क्या है, फिर से ये देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कहो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इसी को समझाने के लिए अगर मैं कहूं बेटा, अगर आपको मैं एक सेंटेंस दूं कि भाई देखो ये सेंटेंस है, आप कहोगे भाई ये गो से क्या मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है जाओ। ये आई क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है। आप कहोगे प्रोनाउन क्या होता है, देखो प्रोनाउन के साथ ये वर्ब है, यहां पर भी ये प्रोनाउन है आई, और यहां पे टीच अगेन वर्ब है। ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, पी फॉर प्रोनाउन, अभी मैं बताऊंगी सब। इंग्लिश नाउन है, देखो। अब कहोगे आई गो टू स्कूल क्या है बेटा, ये तो प्रोनाउन है आई, गो वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, और ये फिर नाउन है। दिस मीन्स फिर आप कहोगे कि भाई आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ये क्या है। अगर मैं कहूं, ये देखो ध्यान से, यहां पे आई प्रोनाउन है, ये गो वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, यहां पे स्कूल नाउन है, और ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। आप कहोगे ये बेस फॉर्म क्या हो गया, और इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। यही तो है जो एक एक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप बोल रहे हो या लिख रहे हो या सब कुछ के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि भाई सेंटेंस क्या है और ये क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहोगे मैम ग्रुप कहां है, कोई बात नहीं, इक्का दुक्का एक्सेप्शन तो होता है ना। इसका मतलब है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। यानी कि अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हो तो क्या बोलोगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य क्या है, शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता है, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक अर्थ जिसको कहोगे निकलता है। अगर मैं कहूं आई इंग्लिश टीच, बेटा ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई टीच इंग्लिश, इसका मीनिंग है ना। यानी एक वाक्य क्या है, शब्दों का समूह। कैसा समूह बेटा, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। ये देखो आपका सेंटेंस का मीनिंग दिया मैंने आपको। गुलनाज, इंग्लिश कितने दिन में सीख जाएंगे बेटा। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन करना है तो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज लेना। 60 दिन में एक घंटा का, पौना घंटा, सवा घंटा की वीडियोस है। एक वीडियो देखना, दिन भर उसी के बारे में सोचना, दिन भर सेंटेंस बनाते रहना उसी से रिलेटेड। 2 महीने में सीख जाओगे, ठीक है। बेटा सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो, और सबका लेवल अलग अलग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है टाइम, ठीक है बेटा। ऑफिशियल मार्केट में तो फर्जी मिल रहा है रोहित, क्या करे, मेरा बुक ही इतना ज्यादा है ना प्रचलित कि वो बिकता है, अब बहुत तेजी से बिकता है। चलो आ जाओ, समझ में आ गया। अब अगर मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब, यहां नाउन, यहां पे इन्फिनिटिव, प्रेपोजिशन, ये क्या क्या है, चलो आजा ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो बेटा हमने एक प्रोनाउन लगाया था और एक वर्ब लगाया था, तब जाके एक सेंटेंस बना था। मुझे बताओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताओगे जल्दी से फटाफट, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सतीश ऑफलाइन के लिए बेटा मुखर्जी नगर आ जाइए अगर आप आ सकते हो तो। जल्दी बता, बोलो। लोफी सॉन्ग क्या 5 हैं? सुदेश थप्पड़ मारूंगी मैं यहां लड़कीबाजी करोगे तो, जल्दी बताओ कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। राजू वेरी गुड, लेट्स लर्न, वेरी गुड। प्रदीप तुम मेरे पास पहले नहीं पढ़े हो कभी, वरना देखो जितने लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है 9।
आर्ट वो बोल रहे हैं जो कहीं और पढ़े हैं। आर्ट बेटा तब था जब आर्टिकल इंक्लूड नहीं किया गया था। अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे लिख दूं नाउन, जिसको मैं आज के बाद सिर्फ एन लिखूंगी। प्रोनाउन जो अब मैं पी से डिनोट करूंगी। एडजेक्टिव जो आज के बाद मैं लिखूंगी ए डी जे। बेटा इसको एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव मत कहना। एडवर्ब जो आज के बाद हम ए डी वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर? कितने हुए देखो, 1 2 3 4। फाइन। फिर सुनो, 5 वर्ब जो आज के बाद हम वी लगाएंगे। 6 प्रेपोजिशन, अब हम इसको पी से डिनोट करेंगे। कंजंक्शन, इसको सी से डिनोट करना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ये हमारा ज्यादा इस्तेमाल होता भी नहीं है। और 9 है आर्टिकल। ये 9th जब आर्टिकल जोड़ा गया बेटा, तब पता चला कि ओके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, यानी हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब सुनो, जब आप चलो प्रोनाउन प्रेपोजिशन को पी कर दो बेटा, प्रेपोजिशन को प्रोनाउन को भी पी किया हमने, है ना, प्रेपोजिशन पी कर दो। अब सुनो ध्यान से, अब आओ, क्योंकि प्रेपोजिशन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। ऐसे हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ज्यादा नाउन प्रोनाउन वर्ब बस इसी में रहते हैं। अब सुनो ध्यान से, जब आपसे नाउन का डेफिनेशन पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, सेंटेंस है। और नाउन है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बेटा इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ये पहली बार देखूंगी, कहूंगी भाई इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है ना। अब अगर मैं कहूंगी भाई ये बोर्ड क्या कहलाएगा, ये तो व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, ये बोर्ड क्या कहलाएगा, तो फिर इसका नाम कहा कि इसका नाम डिजिटल बोर्ड है। ओके, तो फिर ये क्या है, तो ये मार्कर है, डिजिटल बोर्ड का मार्कर है। ओके फाइन। अच्छा इसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे फिर इसका नाम क्या है। क्योंकि कोई भी चीज अगर नया दिखता है, जैसे मान लो हम पहले से जमाने से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, तो मैं पूछूंगी ये क्या है। यानी सब चीज को जब पहली बार देखते हो तो पूछते भाई ये है क्या, तो वो तो नाउन ही तो हुआ। यानी जब भी कोई चीज पहली बार दिखता है, आप उसका नाम पूछते हो। वही जो नेमिंग वर्ड है ना, उसी को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज पहली बार दिखाई दे तो आपको लगता है भैया इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है। कोई भी नया कोई फल दिखता है मुझे, कोई बहुत एग्जॉटिक फ्रूट लाके दिखा देता है सामने, तो जिंदगी में तो कोई खा ही नहीं है ना। हम लोग की औकात क्या है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी में आम या फिर लीची या फिर सेब या तो अंगूर। अब कोई मुझे दिखाया एकदम बहुत ही एग्जॉटिक टाइप का ग्रेप्स, मैंने कहा ये है क्या, तो फिर उसका नाम पता चला। फिर मैंने कहा अच्छा इसको ये कहते हैं, है ना। एक तो ड्रैगन फ्रूट, पता नहीं मेरा बेटा मंगवाता है ड्रैगन फ्रूट, जिंदगी में हमने ड्रैगन फ्रूट तो कभी देखा ही नहीं था दिल्ली आने से पहले। तो ये सब क्या है, जब पहली बार कुछ देखते हैं तो मैं पूछती यार इसको कहते क्या है। तो कभी कभी मुझे मेरा बेटा कहता है यार तुम बहुत देहाती की तरह करती हो। मैंने कहा यार नहीं देखा है कभी जिंदगी में, तो मैं क्या बोलूं, मैं तो पूछूंगी भाई इसको कहते क्या है ना। तो कोई भी चीज बेटा पहली बार देखते हो तो नाम पूछते हो। नाम मतलब नाउन, अगर मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं कहूंगी इसका नाम मैंने एक्स रख दिया, तो कहोगे अच्छा इसका नाम एक्स है, इसका मतलब कीवी, देखो यस है ना, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये सब फ्रूट्स हम लोग देखे भी नहीं थे। नहीं, चलो अब सुनो, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। अब अगर मैं कहूं भाई इतने तरह के फल है, इतने तरह के फल है, और एक एक फल को मैं देख रही हूं इतने ढेर सारे नाउन है, अब मैं एक प्रोनाउन लगाना चाहती हूं हर फल के लिए, क्या होगा, इट। इतना लड़का है, इतना लड़का है, और सबके लिए एक मैं लगाना चाहूं तो ही, एवोकाडो, यस सौम्या, एक्सोटिक फ्रूट्स के नाम बता रही हैं आप सबको, एवोकाडो, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, और बताओ, तो आप नाउन बता रहे हैं मुझे, है ना। अब मैं कहूंगी बेटा एवोकाडो के बदले में प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कहोगे इट। कीवी के बदले में इट,
ग्रेप्स के बदले में ग्रेप्स नहीं, ग्रेप एक ही है ना, तो इट, एप्पल के बदले में इट, इसका मतलब है सबके लिए आप इट लगा रहे हो। दिस मीन्स कोई भी वर्ड जिसको नाउन के बदले में आए, नाउन कहता है भैया मैं हूं बॉस, मैं हूं मालिक, एक बार जाऊंगा, है ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अब इस किंग के लिए जब भी स्टोरी में आएगा तो बेटा ही आएगा, है ना, क्योंकि प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन को रिप्लेस कर सकता हूं और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 7 है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बस 7 प्रोनाउन से हम सारे नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यही 7 प्रोनाउन है, ठीक है। यानी नाउन मतलब नाम, और नाम के बदले जो आएगा वो प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव कहता है भाई मुझे पहचानो, तुम लड़का हो लेकिन मैं तुम्हारे आगे लगा दूंगा ना तो उसके बाद तुम्हारी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं कहूंगा अच्छा लड़का, लोग कहेंगे अच्छा, मैं कहूंगा स्मार्ट लड़का तो लोग देखेंगे, मैं कहूंगी बदतमीज लड़का तो लोग चिढ़ेंगे, मैं कहूंगी गंदा लड़का तो लोग दूर भागेंगे। एडजेक्टिव उस लड़का के बारे में कुछ कुछ बताता चला जा रहा है, यानी कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। तो प्रोनाउन कहेगा भैया मैं तो नाउन के बदले में आता हूं, मुझे भी तो क्वालिफाई कर सकते हो। वो कहेगा ठीक है, ही इज गुड, लो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर दिया, ही इज बैड, ही इज अगली, ही इज स्मार्ट, ही इज अ जेंटलमैन। यानी कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो अगर मैं कहूं जेंटलमैन, ये खुद ही नाउन है, अ फेमस जेंटलमैन, अब आया प्रसिद्ध, है ना, यानी कि जब कोई नाउन के बारे में बताने के लिए क्वालिटी बता रहा है, अब क्वांटिटी कहेगा भाई मेरे क्या कसूर, कहेगा अच्छा आई हैव मच वर्क, वर्क मतलब काम, मतलब नाउन, मच का मतलब काफी, यानी ये क्वांटिटी बताया। आई हैव 2 ब्रदर्स, कहोगे 2 ब्रदर्स, 2 संख्या बता रहा है, संख्या, मात्रा, क्वालिटी, जो भी बताना हो वो सब बता सकता है कौन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है बेटा। ये क्वालिफाई का मतलब खाली क्वालिटी बताना नहीं हुआ, ये क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, संख्या, मात्रा कुछ भी बताएगा। अगर मैं कहूं माई स्टूडेंट तो माई भी बताया स्टूडेंट के बारे में, समझ में आया। दिस मीन्स कुछ भी नाउन के बारे में, संख्या हो, मात्रा हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कुछ भी बताना, पोजेशन, कुछ भी बताना, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है एडजेक्टिव। और ये जो एडवर्ब है ना बेटा, ये एडवर्ब तो बिल्कुल लड़कों वाली हरकतें करता है। जैसे हमारी क्लास में हम लड़कियों को आगे बिठाते हैं 4 से 5 रो में और फिर कहते हैं लड़कों को तुम लोग बैठो, क्यों, क्योंकि उन लोग को लड़की के बगल में बैठने नहीं देना चाहती हूं मैं। ये लड़का जिस लड़की के बगल में बैठता है उसी पर वो लाइन मारता है। एडवर्ब भी वही है, जिसके बगल में बैठेगा भाई उसी को क्वालिफाई करेगा, जिसके बगल में बैठ जाए बस उसी को क्वालिफाई करने लगता है। इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगी आपको, बहुत मजेदार एग्जांपल। इसीलिए एडवर्ब खाली याद रखना कि हम एडवर्ब को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में। ये देखो 3 स्टेज में पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सबका डेफिनेशन लिखा रही हूं। अगले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में, सबके बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर सीधा का सीधा चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एडवर्ब क्वालिफाई करता है द नियरेस्ट वर्ड, सबसे नजदीक वाला जो शब्द होगा ना बेटा उसके बारे में बताएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल सुनाती हूं, ही ओनली डाइड अ वीक एगो, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ध्यान से सुनना। ही ओनली डाइड अ वीक एगो मतलब 1 सप्ताह पहले वो सिर्फ मर गया। ओनली डाइड का मतलब तो सिर्फ मर गया, यानी गलत जगह एडवर्ब है ना। एडवर्ब कहां होना चाहिए था, ही डाइड ओनली अ वीक एगो। ओनली गलत जगह लगाया, बस खत्म मामला, है ना। ही ओनली डाइड मतलब सिर्फ मर गया, भाई खाली मर गया और क्या कर लेगा भाई, बेचारा जान चली गई उसकी। तो कहोगे कि नहीं, द नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करेगा तो सही जगह लगाना जरूरी है। ही डाइड ओनली अ वीक एगो, वो सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही तो मरा है ना। तो ही ओनली डाइड नहीं, ही डाइड ओनली अ वीक एगो, सिर्फ 1 सप्ताह पहले पर जोर दोगे, यानी एडवर्ब सही जगह लगाओगे तो मीनिंग सही निकलेगा, वरना बकवास मीनिंग निकलेगा। देखो हमने क्या कहा था आपको कि कम से कम शब्दों में किसी के बारे में बताओ, कम से कम शब्दों में, 2 वर्ड में, 2 वर्ड में, 2 वर्ड में, यहां पे 4 वर्ड हो गया। चलो अब देखो वर्ब, आई लव यू। आप कहोगे लव दिखता तो है नहीं, है ना, बहुत दिनों तक छुपा के भी रख लेते हो लव को, पता ही नहीं चलता किसी को, कानों कान किसी को खबर नहीं, बेटा कोई एक्शन नहीं है ना। आई टीच, आपको दिख रहा है सामने पढ़ाते हुए, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ते हुए दिख रहे हो, है ना। ही इज वॉचिंग मी, वो मुझे देख रहा है, इसका मतलब नजर रखे हुए। आपको कुछ चीजें दिखती है होते हुए और कुछ चीजें वर्ब तो है लेकिन वो दिखती नहीं होते हुए। जैसे मैंने कहा आई लव यू, आई नो यू, मान लो यार 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एक को जानती हूं, आपको दोनों को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं आपको बताऊं नहीं तो। क्यों, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है, आई नो हिम, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, बेटा ये एक्शन है। और मैं कह रही हूं आई नो हिम, वो स्टेट है मेरा माइंड का। आई लव हिम मेरा हार्ट का स्टेट है, फीलिंग्स का है। इसका मतलब है ये जो वर्ब है ना, ये बताता है, डिनोट करता है एक्शन को
यानी क्रिया को, और स्टेट यानी कि अवस्था को। क्रिया और अवस्था, बेटा एक्शन का मतलब होता है कोई काम, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आपको क्रिया करते हुए दिख रही हूं, और मैं अगर किसी से प्यार करती हूं वो आपको दिखता थोड़ी है, वो तो स्टेट है, राइट। अब आओ प्रेपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज बिसाइड द टेबल, द फैन इज ओवर माई बेड, है ना। ये क्या है, पोजिशन ही तो बता रही हूं मैं। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिहाइंड द टेबल, in front of the table, beside the table, above the table, under the table, यानी कि ये प्री का मतलब होता है बेटा पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान। पहले हमें स्थान लिखना पड़ता है, उसके बाद हम लगाते हैं नाउन या प्रोनाउन, जिसके संबंध में उसको बताना है। इसलिए प्रेपोजिशन क्या करता है, ये दर्शाता है पोजीशन। लेकिन ये बहुत पंगा वाला चैप्टर है, जहां पोजीशन नहीं भी दर्शाता वहां भी प्रेपोजिशन आता है। I worked hard, I passed. I worked hard, so I passed. I worked hard, that's why I passed. I worked hard, hence I passed. इसीलिए तो मैं पास कर गई। He worked hard, he failed. दो सेंटेंस जोड़ना है। He worked hard, so he failed. ना ना ना, but he failed. उसने मेहनत की लेकिन फेल कर गया। आप कहोगे मैम सो बट तो चेंज होगा ही, ऑब्वियसली उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, येट ही फेल्ड, है ना, स्टिल ही फेल्ड। दिस मीन्स मैंने ही वर्कड हार्ड और ही पास्ट, इनको जोड़ा, कंजंक्शन लगाया। ही इज रिच, ही इज हैप्पी, दोनों अच्छी चीजें हैं। रिच होना भी, अमीर होना भी, खुश होना भी, तो कहेंगे ही इज रिच एंड हैप्पी। लेकिन कहेंगे रिच तो है लेकिन अनहैप्पी है, दुखी है। ही इज रिच बट अनहैप्पी। इसका मतलब है कि कंजंक्शन बेटा ज्वाइन कर रहा है, चाहे किसी को भी ज्वाइन करे, चाहे वो सेंटेंस हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, लेकिन वो ज्वाइन करेगा। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन ध्यान से सुनना बेटा। ओह आई एम सॉरी, हुर्रे वी हैव वन द मैच, अलास आई फेल्ड। ओह What a nice weather, देख रहे हैं, हाँ, यक, इट स्टिंग्स, गंदा स्मेल दे रहा है, यक, ओह वाह, छी, उफ, हिंदी तो आता है, इंग्लिश में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गश ऑफ फीलिंग यानी भावनाओं का बहाव दिखाने के लिए जो वर्ड चाहिए वो इंटरजेक्शन में आता है, गश ऑफ फीलिंग्स। इसको हम कहते हैं भावनाओं का बहाव, ठीक है। ये है इंटरजेक्शन में। और लास्ट बच गया आर्टिकल। बेटा ए एंड द आर्टिकल होता है और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई हिंदी भी नहीं है, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया जब महसूस हुआ यार सेंटेंस अच्छा नहीं बन रहा है बिना आर्टिकल का। तो बोला गया भाई आर्टिकल लगा लो, कहां, नाउन के पहले, नाउन के पहले लगा लो, प्रीसीड्स नाउन, बस नाउन के पहले लगा लो, नहीं तो आपका सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ए एंड द, बेटा दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए एंड इंडेफिनिट और द डेफिनिट, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। आज जरा देखो, आप देख रहे हो मैक्सिमम 4 शब्दों में हमने आपको डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। बेटा सबसे पहले डिसाइड करो आपको करना क्या है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कराने चाहते हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं, जैसे पढ़ा रही हूं, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है और प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बेटा इस बैच में एडमिशन ले लो। ये इंग्लिश स्पेशल बैच है। अगर आप कहोगे नहीं मैम मुझे तो ABC के बाद कुछ नहीं आता है, बेटा प्लीज स्पोकन में जाके एडमिशन लो, 999 का कोर्स है, 1.5 महीना ढंग से उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, आपको जितना बोलचाल से रिलेटेड भाषा है ना पूरा कंप्लीट आ जाएगा। मतलब आप, बता देती हूं मैं बेटा, 3-3,500 वर्ड्स में और